का नाम है यही सच है। शीर्षक से मालूम पड़ रहा है कि यही सच है जो मेरे सामने है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक है, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। जो मेरे सामने है उसी चीज को मैंने स्वीकार कर लिया, यही सच है। कहानी के शीर्षक से तो यही मालूम पड़ रहा है। चलिए कहानी तो हम आगे पढ़ लेंगे, पहले ये देख लेते हैं इस कहानी की लेखिका का कौन है। इस कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी, जो नई कहानी लिखी गई थी 1950 के बाद। जनरली जब हम कहानियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं प्रेमचंद से पहले का युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद का युग 1936 तक और प्रेमचंद के बाद का युग 1950 तक। 1950 तक हमारे भारत को आजादी मिल चुकी थी और बहुत सारी नई प्रवृत्तियां हमारे भारत के समाज में जन्म ले रही थी। बहुत सारी मध्यम वर्ग की कुंठाएं, मध्यम वर्ग की विडंबनाएं, विसंगतियां समाज में। ऐसा लग रहा था हम आजाद हो गए, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं मिल रहा था। नारी स्वतंत्रता की बात चल रही थी, नारी को आजादी चाहिए थी। कुछ लोग स्वतंत्र रूप से सोचने लगे थे, नई नई तरीके की भाव और विचार हमारे सामने आ रहे थे और उन्हीं भाव विचारों को लेकर कहानियां लिखी जाने लगी। क्योंकि इन कहानी में कुछ नए विषय थे, कुछ नए शिल्प थे, कुछ नया स्टाइल था, इसलिए इस कहानी को नाम दिया गया नई कहानी। एक लेखक थे जिनका नाम था भैरव प्रसाद गुप्त। उन भैरव प्रसाद गुप्त ने एक मैगजीन शुरू की, उस मैगजीन का नाम ही नई कहानी था और उस मैगजीन में ही नई कहानियां छपा करती थी। इन नई कहानियों में आपने यदि नाम सुने होंगे, पढ़े भी आपने, मोहन राकेश का नाम आपने सुना है, भीष्म साहनी का नाम आपने सुना है, कमलेश्वर का नाम आपने सुना है नहीं सुना? ये नई कहानी के लेखक है। और इन्हीं के साथ साथ कुछ महिला कहानीकार भी सामने आए, जो पहले इतनी ज्यादा महिला कहानीकार नहीं थी। अब आई शिवानी, मन्नू भंडारी जिनकी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, राजी सेठ, कृष्णा सोबती, ये कुछ कहानीकार जो नारी स्त्री कहानीकार थी वो भी हमारे सामने आई, जो नई कहानियां लिख रही थी। इन सब कहानीकारों में यदि हम देखें तो मन्नू भंडारी की कहानी इन सबसे श्रेष्ठ कहानी मानी गई, उत्कृष्ट कहानी मानी गई। क्यों मानी गई? उनकी कहानी इतनी उत्कृष्ट क्यों बनी? क्योंकि उनकी कहानी में समाज की जो सच्चाइयां थी और हमारे मन, बाहर की घटनाओं पे नहीं, हमारे मन में जो स्थितियां चलती रहती हैं, उन स्थितियों की बड़ी सच्चाई के साथ जीवंत चित्रण हमको इनकी कहानी में मिलता है। इनकी कहानी चाहे विषय की दृष्टि से देख लीजिए और चाहे शैली की दृष्टि से देख लीजिए, बहुत ही अलग कहानियां थी। अब आपके दिमाग में ये आता है इनकी कहानियां इतनी अलग क्यों थी? क्योंकि लेखन क्षमता इनको विरासत में मिली थी। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के बहानपुरा नाम का एक जगह थी, वहां पर हुआ था। इनके पिताजी खुद लेखक थे। इनके जो पिताजी थे वो खुद सुख संपत राय नाम था उनका, और खुद लिखा करते थे। अब सोचिए इनके घर में तो शुरू से ही लिखने पढ़ने का माहौल रहा होगा। बचपन में इनका नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन जब लिखने लगी तो इन्होंने अपना नाम मन्नू कर लिया और मन्नू भंडारी के नाम से ही ये लिखने लगी। भंडारी इनका सरनेम था और महेंद्र कुमारी की जगह किस नाम से लिखने लगी? मन्नू के नाम से ये लिखने लगी। जब ये युवा हुई तो इन्होंने खुद ने प्रेम विवाह किया राजेंद्र यादव से, और जो राजेंद्र यादव हैं वो खुद नए कहानीकार हैं। जब हमने नाम बताया ना, कमलेश्वर, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, उनके साथ ये राजेंद्र यादव भी एक अच्छे कहानीकार और पत्रकार थे। अब तो देखिए इनके घर में तो कैसा माहौल था, साहित्यकार आते जाते रहते थे, पूरा माहौल ही कैसा था, साहित्यिक माहौल था। इसलिए इनकी जो कहानी है वो बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम की श्रेणी में आती चली गई। उत्कृष्टता इनकी कहानी में काफी है। इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी। इनकी जो सबसे पहला वाला कहानी संग्रह है मैं हार गई, 1957 में ही प्रकाशित हो गया। दूसरा कहानी संग्रह है इनका एक प्लेट सैलाब। तीसरा कहानी संग्रह है यही सच है, उसी में ये एक कहानी है यही सच है। बहुत सारी कहानियां हैं संग्रह में, पर एक कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यही सच है, वो इसी संग्रह की कहानी है। त्रिशंकु, अकेली, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी थी। और वो सारी कहानियां, उनमें कल्पना नहीं थी, उनमें दिखावा नहीं था, उनमें बाह्य वातावरण का इतना वर्णन नहीं था, उनमें मनस्थितियों का, विशेषकर जो ये मन्नू भंडारी हैं, ये नारी सशक्तिकरण की प्रतीक है। इनकी कहानियों में नारी को बड़ा सशक्त
और सुशिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली बताया गया। अभी हम पढ़ेंगे यही सच है कहानी में नारी किस तरीके से जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उसको स्वीकार कर रही है। कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जो मेरे मन में है, जो मैं सोच रही हूं, जो मैं करना चाह रही हूं, वो कर रही है। कोई नैतिक अनैतिकता का प्रश्न नहीं, कोई शुभ अशुभ का प्रश्न नहीं, कोई झूठ और सच नहीं। जो क्षण है उस क्षण में अस्तित्ववादी दर्शन हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। 3 उपन्यास के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनका पहला उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। और ये जो उपन्यास है, क्यों मैं इन उपन्यास के बारे में बात कर रही हूँ कि ये उपन्यास बहुत ही विशिष्ट उपन्यास है। इस उपन्यास में भी उन्होंने नया प्रयोग किया। और उपन्यास में नायक होते हैं, नायिका होती है, जनरली होते नहीं होते। तो इस उपन्यास में क्या इन्होंने प्रयोग किया, पति भी इनके लेखक थे। तो नायक के भाव विचार कथन सब किसने लिखे हैं? इनके पति राजेंद्र यादव ने। और नायिका और स्त्री जो पात्र हैं उनके कथन, उनके भाव विचार किसने लिखे हैं? मन्नू भंडारी। एक कितना बिल्कुल नवीन प्रयोग उन्होंने किया। एक इनका उपन्यास है आपका बंटी। बहुत ही शानदार उपन्यास है। माता पिता के आपस की खींचातानी में कैसे बचपन खत्म हो जाता है उस पर यह लिखा हुआ है आपका बंटी। और आपका बंटी उपन्यास ही इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण बना। जब यह उपन्यास आपका बंटी, एक पत्रिका आया करती थी पहले, धर्मयुग वीकली पत्रिका होती थी, उसमें यह किश्तों में छपता था। तो जैसे आज आप लोग इंतजार करते हो ना टीवी पे बैठ के कि कल ये आया था, आज आगे का एपिसोड आएगा, ऐसे हम इंतजार किया करते थे धर्मयुग पत्रिका का। तो यहाँ तक तो आपका बंटी पढ़ लिया था। अब नया जो अंक आएगा उसमें क्या होगा आगे। लोगों ने धर्मयुग पत्रिका केवल आपका बंटी उपन्यास पढ़ने के लिए खरीदना शुरू कर दिया था। इतना प्रसिद्ध इनका ये उपन्यास हुआ था। और कभी आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा। मेरे पास ऑनलाइन में भी है, आप कहोगे तो मैं आपको दूंगी। तीसरा इनका उपन्यास था महाभोज। ये इस उपन्यास में क्या खास बात थी कि इन्होंने इस उपन्यास का नाटकीय रूपांतरण भी किया। तो इन्होंने कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। एक कहानी यह भी जिसमें इन्होंने अपने जीवन की पूरी कहानी लिखी है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, जिसमें बहुत प्रसिद्ध नाटक है इनका बिना दीवारों के घर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने लेखन में, कविता का नाम हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन कहानी, उपन्यास, नाटक और आत्मकथा सब कुछ लिखे। इनके इसी साहित्यिक योगदान पर इनको कई पुरस्कार भी मिले। इनको व्यास पुरस्कार मिला, इनको शिखर पुरस्कार मिला, इनको बिहार सरकार ने सम्मानित किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सम्मानित किया, और राजस्थान का भी जो संगीत और नाटक अकादमी है उसने भी इनको सम्मानित किया। तो इस तरीके से जो मन्नू भंडारी हैं वो नई कहानी आंदोलन में एक विशिष्ट नाम के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1921 में ही 90 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला थी। इनकी जन्म मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन इनका ज्यादातर समय अजमेर में बीता। इनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो अजमेर में हुई, है ना। तो इनकी पढ़ाई हुई कलकत्ता में। इन्होंने BHU से MA किया और उसके बाद में इन्होंने कॉलेज में हिंदी पढ़ाई। प्रोफेसर थी ये कॉलेज में, वहाँ हिंदी पढ़ाती थी। लास्ट में ये दिल्ली के मिरांडा कॉलेज में इन्होंने अपनी हिंदी की इसमें 1974 में बासु चटर्जी के निर्देशन में एक मूवी भी बनी जिसका नाम रखा गया रजनीगंधा, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड में मिला। और उसमें दीपक का रोल तो निभाया है विद्या सिन्हा ने, और दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर उस समय के जाने माने फिल्म कलाकार थे, उन्होंने उसमें अपना रोल निभाया है। तो ये जो मूवी है, ये मूवी मन्नू भंडारी की यही सच है जो कहानी है उसी पर ही आधारित है। एक्चुअली यही सच है, ये जो कहानी है वो 2 पुरुषों के बीच में भावात्मक रूप में उलझी हुई एक स्त्री की मनस्थिति की, उसकी जो सच्चाई है, मनस्थिति की जो सच्चाई है, उस सच्चाई का जीवंत चित्रण करती हुई कहानी है। इस कहानी में स्त्री का जो मनोविज्ञान है, वो उस मनोविज्ञान की जो गुत्थियां हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, उसको
मनु भंडारी ने बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे सामने रख दिया है। एक्चुअली ये जो कहानी है इसमें कोई नैतिकता या अनैतिकता इन सबसे ऊपर उठकर ये एक क्षणवाद भूमिका अस्तित्ववादी दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करती है। मतलब ये बताती है कि जो हमारे सामने है वही सच है और यही क्षण सच है, ना इसके अतीत का सच है ना आने वाला कल सच है। इसको देखकर हमें याद आ जाता है अपने हिंदी साहित्य का जो प्रयोगवादी कविता है उसमें भी क्षणवादी और अस्तित्ववादी दर्शन देखा गया है। वही चीज़ हमें यहाँ याद आ जाती है कि जो वर्तमान में है वही उसको सच दिखाई देता है। यही सच जो कहानी है उस कहानी में हमें कोई प्लेटोनिक प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती और ना ही जो ये कहानी है उस कहानी में कोई प्रेम की नैतिकता या अनैतिकता या सच या झूठ इन सबसे ऊपर उठकर जो परंपराएं चली आ रही थी, जो नैतिक अनैतिकता की परिभाषा चली आ रही थी, जो शुभ अशुभ की परंपरागत धारणाएं चली आ रही थी, जो झूठ सच की परंपरागत धारणाएं चली आ रही थी, जो पुराने संस्कार थे, उन सब संस्कारों को तोड़ती हुई एक नया दृष्टिकोण ये हमारे सामने रखती है। एक्चुअली ये जो कहानी है वो कहानी आज के युग की स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होती जो नारी है उसकी छवि हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस कहानी की जो नायिका है दीपा, वो एक भारतीय नारी है लेकिन पूरी निर्भीकता के साथ अपने कर्म क्षेत्र में पदार्पण कर रही है और कहीं भी उसने अपनी भावनाओं को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया है और अपनी सारी मन की जो सच्चाइयां हैं, जो उसके अनुभव हैं, जो उसकी अनुभूति है प्रेम को लेकर और पुरुषों को लेकर, उसको उस सारी अनुभूतियों को उसने बिल्कुल बेबाक दृष्टि से दर्शाया है, बिना किसी सामाजिक भय के। कोई दुर्बलता उसके सामने नहीं है। मतलब जो उसका मन महसूस कर रहा है उसको वो बहुत खुले दिल से इस बात को स्वीकार कर रही है। इस कहानी की खास बात यह है कि ये जो कहानी है वो डायरी शैली में लिखी हुई है। डायरी शैली में मतलब जो दीपा है इस कहानी की जो नायिका है वो डेली अपनी डायरी लिखती है और डायरी में उसने अपनी प्रेम कहानी लिखी है। आप देखिए, मतलब उसको कहीं भी ये डर नहीं है कोई मेरी कहानी पढ़ लेगा तो उसको मेरी मतलब, क्योंकि प्रेम हमारे समाज में हमेशा एक छुपाने वाली चीज रही है, तो उसको मेरी प्रेम कहानी के बारे में मालूम पड़ जाएगा। वो अपनी जो भी उसकी अनुभूतियां हैं उन सच्ची अनुभूतियों को अपनी डायरी में लिखती है। और डायरी का मतलब भी यही है कि जो सच्चाई घट रही है, जो मेरे जीवन में घट रही है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे वो नैतिक है चाहे अनैतिक है, उसको हम डायरी में लिखेंगे। और ये जो शैली है वो इसी तरीके की डायरी शैली में लिखी हुई एक कहानी है जिसमें दीपा रोज अपनी डायरी लिखती है, जिसमें वो अपने निश्चित से संबंधित, संजय से संबंधित, अपने इंटरव्यू से संबंधित, अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित जो भी उसकी भावना होती है वो उसको खुल के प्रकट कर रही है। और इस कहानी में वो डायरी के ही अंश जो इस प्रेम को लेकर जो त्रिकोण है वही अंश इस कहानी में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कहीं भी जो दीपा है वो कोई भी आदर्श स्थापित करती हुई नजर नहीं आती है। लेखिका ने कहीं भी उसको कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश नहीं की है। वो कोई एकनिष्ठ या भावुक प्रेम में कोई विश्वास नहीं करती है, बल्कि जो उसकी जो भी दुर्बलता है उसको आप दुर्बलता कह सकते हैं, उस दुर्बलता को भी उसने बड़ी सशक्त ढंग से सामने रखा है। उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वस्तुतः इस कहानी में जो 3 पात्र हैं, केवल एक दीपा है, मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, एक दीपा है, एक निशित है और एक संजय है और एक दीपा की सहेली है इरा। ये 4 हमारे सामने पात्र आते हैं। तो ये जो पात्र है किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं और वस्तुतः जो जीवन की जो सहजता है, जो परिस्थिति मेरे सामने है उसको सहजता से स्वीकार कर लेना ही इस कहानी का मूल भाव है। मैं कहानी नायिका प्रधान कहानी है। इस कहानी की जो नायिका है वो दीपा है और कहानी का जो मतलब कथा सूत्र कहानी में बहुत ही कम है, घटनाएं बहुत कम है, लेकिन मतलब बाह्य जगत के बजाय जो आंतरिक जगत की, हमारे अंतर्मन की जो अनुभूतियां हैं दीपा की, वो मनु भंडारी ने इस कहानी में हमारे सामने रखी है। तो कथा सूत्र बहुत ही विरल होते हुए भी, बहुत ही संक्षिप्त होते हुए भी ये कहानी बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ी है। और जो भी कहानी की जो भी घटना है, जो भी कथा सूत्र है, वो सारा का सारा दीपा के चारों तरफ ही घूमता है। दीपा से ये कहानी शुरू होती है और अंत में दीपा के भावों पर ये कहानी खत्म होती है। यदि हम देखें तो इस कहानी के जो 2 अन्य पुरुष पात्र हैं, निशित और संजय, उन दोनों का जो विधान किया है इस कहानी में वो भी
दीपा के चरित्र को अभिव्यक्त करने के लिए, उसकी मनस्थिति को समझाने के लिए, उसकी मनस्थिति को हमारे सामने जाहिर करने के लिए और उसके चरित्र को उभारने के लिए ही उनका विधान भी किया गया है। तो इसलिए वो जो पात्र हैं दोनों, वो इस कहानी में दीपा के सहायक पात्र लगते हैं हमको। दीपा ही इस कहानी की मुख्य नायिका है, इसलिए ये कहानी नायिका प्रधान कहानी है। पूरी कहानी दो शहरों के बीच घूमती नजर आती है, एक कानपुर और एक कलकत्ता। और एक तीसरे शहर का भी संदर्भ हमें देखने को मिलता है, पटना का, लेकिन बहुत अप्रत्यक्ष रूप से जो पिछली यादें हैं वहाँ उसका पटना का हमें संदर्भ देखने को मिलता है। बाकी दो शहरों में घटनाएं घटी हैं, एक कानपुर में घटी है और कुछ कलकत्ता में घटी है। और जो ये कहानी है पूरी, वो दीपा की डायरी की 10 दिन की कहानियों में, डायरी में ये पूरी कहानी सिमटकर आ गई है। बाकायदा शहर के नाम से उसने अपनी डायरी लिखी हुई है। और जो पूरे 10 भाग हैं इस कहानी के, मैं 10 भाग इसलिए कह रही हूँ कि कहानी 10 दिनों की डायरी में ही पूरी कहानी सिमट गई, इसलिए इस कहानी को हम मुख्य रूप से 10 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से 6 भाग कानपुर के हैं। 6 घटनाएं जो उसकी डायरी के जो पेज हैं वो कानपुर में लिखी गई हैं, जब कानपुर की घटनाएं उसमें लिखी है उसने, और जो 4 है वो कलकत्ते की लिखी है। वस्तुतः जो मैं आपको ये बता दूं कि इस कहानी में जो दीपा है वो एक बहुत ही स्वतंत्र विचार वाली सुशिक्षित स्त्री है। उसके माता पिता है नहीं है और वो उसके भैया भाभी हैं, लेकिन किसी कारणवश भैया भाभी से उसकी इतना नहीं पढ़ पा रही है, तो वो भैया भाभी के साथ नहीं रह रही है। वो उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके वो कब कानपुर आ गई है और कानपुर में वो रिसर्च कर रही है ना, मतलब कुछ आगे की पढ़ाई, उच्च शिक्षा प्राप्त करी है, तो रिसर्च कर रही है और उसको एक नौकरी की तलाश है जिससे कि वो आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। तो कहानी की जो शुरुआत होती है वो कहानी की ऐसे शुरुआत होती है, कानपुर से कहानी की शुरुआत हुई है और जो दीपा है वो अपने प्रेमी संजय का इंतजार कर रही है। वो उसमें बताया गया है कि सामने आंगन में फैली धूप चिमटकर दीवारों पर चढ़ गई थी, अर्थात जैसे शाम हो गई थी, और कंधे पर जो बस्ता लटकाए हुए नन्हे नन्हे बालकों के झुंड वहां से निकल रहे थे। और जो दीपा है वो अपनी बालकनी में खड़ी हुई है और वो इंतजार कर रही है। उसको वो इंतजार करते हुए भी घंटा भर हो गया है, लेकिन जिसका वो इंतजार कर रही है संजय, वो अभी तक भी नहीं आया है। इस बात पर उसको बहुत झंझाहट होती है और कोने पर रखी जो मेज रखी हुई है उस पर किताबें बिखरी हुई हैं। वो अंदर आती है, अपनी अलमारी खोल के देखती है अलमारी में भी कपड़े काफ़ी देर तक वो बड़ी अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए हैं। उसे लगता है कि मैंने इतना टाइम उसके इंतजार में निकाल दिया, इतनी देर में तो मैं कपड़े ही समेट के रख देती, कुछ अपने रूम को व्यवस्थित रूप दे देती, लेकिन उसका कहीं भी मन नहीं लगता। वो अलमारी को फिर से बंद कर देती है। उसे झंझाहट ये हो रही है कि संजय ने उसको टाइम दिया था लेकिन वो टाइम पर नहीं आता, और वो कभी भी टाइम पर नहीं आता, ये उसकी आदत है। वो कह रहे हो ये आज की बात नहीं है, घंटे 2 घंटे की देरी करना उसके लिए बहुत ही मामूली बात है। लेकिन दीपा है वो अपने मन की बात बता रही है, पर मेरा मन उस पर इतना अटका होता है कि वो जो टाइम बताता है मैं उसी शर्त से ही उसका इंतजार करने लग जाती हूँ। और अब किसी भी काम में जब तक वो नहीं आ जाता है अपना मन नहीं लगा पाती, जबकि मैं समझती हूँ कि मेरा जो समय है वो बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि मुझे अपनी थीसिस लिखनी है, अपनी पढ़ाई का काम मेरा पड़ा है, लेकिन मैं अपने मन को समझा नहीं पाती हूँ। फिर वो बैठकर मतलब पढ़ने की कोशिश करती है, किसी काम में मन लगाने की कोशिश करती है, पर उसका मन नहीं लग पाता है। वो कहते हैं कि इसी बीच में उसके जो पड़ोस में मेहता साहब रहते हैं, उनकी 5 साल की बच्ची है, वो दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है आंटी कहानी सुनाइए। लेकिन चूंकि दीपा का तो मन सही है नहीं, वो मतलब खिल हो रही है, झंझाहट हो रही है, तो वो मना कर देती कि नहीं पीछे आना, मेरे को तुम्हें अभी कोई कहानी नहीं सुनानी है। यहाँ पर वो प्रसंग बस बता देती है कि मतलब केवल यही बात नहीं थी कि मैंने मेहता साहब की बेटी को कहानी सुनाने से मना कर दिया, उन्होंने ये भी देखा कि मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी हालचाल पूछ देते हैं, लेकिन उनकी जो बीवी वो बहुत घमंडी है और वो जरा भी उनसे बातचीत नहीं करती दीपा से। एक तरह से दीपा सोचती है कि चलो ठीक भी है, बात नहीं करती तो ठीक है, मेरी स्वतंत्रता में खलल नहीं पड़ता, मैं आज़ादी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। इस तरीके से वो सोच ही रही होती है कि संजय दरवाजे पर प्रकट हो जाता है और संजय के हाथ में है खूब सारे रजनीगंधा के फूल। वो हमेशा जब भी आता है तो 2-4 दिन बाद दीपा के लिए रजनीगंधा के फूल ले ही आता है, क्योंकि कभी दीपा ने उसको कहा था कि उसको रजनीगंधा के फूल बहुत ही पसंद है।
तो वो कभी भी मतलब दीपा के कमरे में जो रजनीगंधा का एक जो पॉट रखा हुआ है उसमें रजनीगंधा को कभी सूखने नहीं देता। उस फूल वहाँ रखता है, 2-3 दिन बाद जब मुरझाने लगते हैं तो हटा देता है, फिर दोबारा दूसरे फूल लाके लगा देता है। कहती भी है वो कि उसको है ना फूल सजाने की कला में बड़ा पारंगत है जो संजय है। अब संजय यहाँ आया है, लेकिन जो दीपा है वो तो बहुत नाराज है, वो मुंह फुला लेती है, वो ढंग से बात नहीं करती है। लेकिन संजय इस बात में भी माहिर है, वो कैसे ना कैसे दीपा को मना ही लेता है। और असलियत में तो दीपा को भी थोड़ी गुस्सा आ रही है, लेकिन वो भी संजय से बहुत प्यार करती है। और संजय आते ही बताने लगता है कि अरे मैं तो आ रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्तों में फंस गया और रेस्टोरेंट में हम लोग कॉफ़ी चाय वगैरह पीने लग गए। इस तरीके से वो अपनी सफाई लेता है। और वो मतलब जो गुस्सा है थोड़ा सा अपनी झंझट और अपनी गुस्सा दिखाती है कि तुम्हें दोस्तों का तो इतना ख्याल है, कभी तुम मेरा भी ख्याल करते हो। लेकिन जब देखती है कि उसके माथे पे पसीने की बूंदें आ गई हैं, उसका मन करता है कि उस पसीने की बूंदों को किसी तरीके से वो पहुंच दे, क्योंकि जो संजय है वो मंद मंद मुस्कुरा के उसको मनाने में लगा हुआ है। लेकिन ठीक है, उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब रजनीगंधा के फूल देखती है और वो फूल उसे बहुत पसंद है, उसकी खुशबू से धीरे धीरे उसका गुस्सा खत्म, मतलब कम थोड़ा सा हो जाता है। और फिर वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और दोनों जने घूमने के लिए निकल जाते हैं। और ये उनका रूटीन है कि जब भी संजय आता है तो वो घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं और घूम फिर के फिर बाहर से आते हैं। अब आज जब वो घूमने गए हैं तो घूमते घूमते उसको याद आता है दीपा को कि उसके इंटरव्यू का एक कलकत्ता से इंटरव्यू का कोई कॉल लेटर आया है। तो वो उसको कहते हैं कि भाई मेरा जो इंटरव्यू है वो कलकत्ता है और मुझे इंटरव्यू का कॉल आया है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो इस बात पर जो संजय होता है वो बहुत प्रसन्न होता है कि बहुत अच्छी बात है। तो उसको लगता है दीपा को अच्छा मैं चली जाऊँगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बोले नहीं मैं तो इतने में उसको ये सुनाई देता है कि नहीं तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो दीपा को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन दूसरे क्षण उसके कानों में जो बात पड़ती है संजय की, वो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब और ज़्यादा उसके प्रति प्रेम की भावना जाग पड़ती है। वो कहता है कि मैं भी अपना तबादला कलकत्ता करा लूँगा, मैं भी अपने यहाँ के ऑफिस की रोज की किचकिच से परेशान हो गया हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से तबादला हो जाए। मैं सिर्फ तुम्हारे कारण यहाँ रुका हूँ कि यदि मैंने किसी दूसरे शहर में तबादला ले लिया तो फिर मेरी शामों का क्या होगा, मेरी शाम तो बहुत वीरान हो जाएगी, मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन जब तुम्हारा कलकत्ता ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं भी कलकत्ता ट्रांसफर करा लूँगा। तो उसकी इस स्वर की आर्द्रता ने दीपा के दिल को और भी ज़्यादा छू लिया। दीपा कहती है कि इस तरीके से हम बात करते करते बहुत दूर तक चले गए। और बात करते करते दीपा कहती है कि इंटरव्यू में जाते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, मैं वो उन प्रश्नों के उत्तर दे भी पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। तो जो संजय होता है वो अपने आदत के मुताबिक खिलखिला कर हंस पड़ता, कहता बड़ी मूर्खा हो तुम, पढ़ी लिखी हो, कमरा लेकर अकेली रहती हो, एक स्वतंत्र स्त्री हो, स्वतंत्र व्यक्तित्व है तुम्हारा, सब जगह घूमती फिरती हो और इंटरव्यू से डर रही है। ये इंटरव्यू से डरने की क्या बात है? अरे और आजकल तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ पे छोटा सा व्यंग भी किया गया, इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू नहीं होता, इन्फ्लुएंस डलवाना किसी का, अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति का इन्फ्लुएंस डलवा देना, अपने आप ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो दीपा है वो कहती है कि मैं किससे डलवाऊंगी, कलकत्ता में तो मेरा कोई जान पहचान का है नहीं, एक हीरा है बस, और इसके अलावा तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो संजय होता है वो उसको छेड़ देता है। निश्चित वहाँ नहीं रहता, जिक्र आता है पहली बार यहाँ निश्चित का। निश्चित दीपा का पहला प्रेमी है जिनके साथ वो पहले पटना में काफ़ी मिलती जुलती रहती थी। जब वो केवल मात्र 18 साल की थी उस समय उसका निश्चित से बहुत प्यार हो गया था और वो दोनों बहुत ही अंतरंग प्रेमी हो गए थे। घंटों एक दूसरे को निहारते रहते थे और बिल्कुल मौन अपने प्रेम का इजहार करते रहते थे और बहुत अच्छे से प्रेम से रहते थे। तो वो निश्चित का जिक्र करता है कि निश्चित है ना वहाँ पर, तो इस बार जो दीपा होती है वो चिढ़ जाती है कि तुम निश्चित का नाम क्यों ले रहे हो। उसको निश्चित से बड़ी चिढ़ हो गई है अभी, क्यों चिड़ी नहीं, वो निश्चित से घृणा करने लगी है। क्योंकि हमारे इस कहानी में आया है कि निश्चित ने उसका दीपा का काफ़ी अपमान किया था और निश्चित से दीपा का ब्रेकअप हो गया था। दीपा मानती है कि मतलब निश्चित ने ही उसको छोड़ दिया था और उसे इस कारण निश्चित को काफ़ी कष्ट झेलने पड़े, उसको दीपा को काफ़ी कष्ट झेलने पड़े थे, बहुत रोई हुई थी, बहुत उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी, इसलिए वो निश्चित से बहुत नफरत करती है। और उसके बाद निश्चित ने कभी उसकी खैर खबर भी नहीं ली है। हमें कहानी में ये भी आगे देखने को मिलता है कि जो दीपा है
उसके पिताजी और निशित जब एकदम निशित छोड़ देता है, पिताजी दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो वो बहुत अकेली रह जाती है। तो कानपुर आके संजय ही उसको सहारा देता है। तो इस तरीके से वो ये वाली बात बता देती है कि तुम निशित को लेके मुझे मत चढ़ो, मेरे को निशित से बहुत नफरत है, तुम निशित का नाम मत लिया करो। कोई बात नहीं, दोनों लौट पड़ते हैं और जिस तरीके की संजय की आदत है वो उसको थोड़ा सा मतलब खुश करता रहता है, छेड़ता रहता है। और जैसे प्यार में चुगलबाजी होती है, वो चुगलबाजी करता रहता है। और जो दीपा है वो मतलब थोड़ा सा दिखावटी रूपी गुस्सा दिखाती है कि सड़क पे तुम ये क्या कर रहे हो, सब लोग देख लेंगे, मुझे ये विषय में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि संजय और जो दीपा है वो दोनों बहुत ही आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं। घर आकर संजय तो चला जाता है और जो दीपा है वो रजनीगंधा के फूलों को निहारती रहती है और उसे हमेशा ये लगता है, बहुत प्यार से उसने लिखा भी है कि जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो ये संजय की अनेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं और अपने को यूं असंख्य तारों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से मैं एकदम लजा जाती हूँ। इस तरीके से रात हो जाती है और वो सो जाती है। अब जो दूसरा जो भाग है इस कहानी का वो भी कानपुर का ही है। और कानपुर में ये इस बात से लेके शुरू होता है कि दीपा ये कह रही है कि संजय मुझे निशित के नाम को लेके जो छेड़ता है ना, छेड़छाड़ से ज़्यादा शायद उसकी शंका है। उसको कहीं ना कहीं मन में शायद ये शक रहता है कि मैं अभी भी निशित से प्यार करती हूँ। पर दीपा कह रही है मैं उसको ये कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निश्चित से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। और वो मेरा प्यार बहुत बचपने का प्यार था और बचपने का प्यार में ना गहराई होती है, ना गति होती है, ना स्थायित्व होता है और उसमें कोई सार भी नहीं होता है। और इसलिए मैं उस प्रेम को प्रेम नहीं मानती हूँ। पर मैं ये वाली बात उसको कैसे समझाऊं कि अब मैं निश्चित से प्रेम नहीं करती बल्कि बहुत ही प्रेरणा करती हूँ कि जो मेरा प्रेम था वो अब उसके प्रति बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि वो बहुत बचकाना प्रेम था और अब मेरे हृदय में निश्चित के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इस तरीके मैं निश्चित को पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ। ये वो अपने मन में सोच रही है उसको बताने के लिए। तो लेकिन वो ये कहना चाह रही है यहाँ पर कि मैं संजय को ये नहीं समझा पा रही हूँ कि मेरी जो कोमल भावनाएं हैं वो केवल संजय के लिए ही हैं और मैं संजय को लेकर ही अपने भविष्य के सामने गुना करती हूँ। और वो ये भी बता रही है कि मैं अब काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ। तो जो मेरा ये वाला जो प्यार है संजय के साथ जो मेरा प्यार है वो काफ़ी यथार्थवादी प्यार है और उसमें कोई भावुकता नहीं है, वो काफ़ी वास्तविकता में बदल गया है और हमारे प्रेम को एक परिपक्वता मिल गई है जिसका आधार बहुत ही गहरा और स्थायी हो गया है। पर वो संजय को ये बात मैं कैसे समझाऊँ वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दीपा इसी उधेड़ बुन में रह रही है। वो मनी मन निश्चित को काफ़ी कोसती रहती है, उसको विश्वासघाती और नीच इंसान बताती है और साथ ही अपनी डायरी में बिल्कुल स्वीकार कर लेती है कि मैं संजय को बहुत प्यार करती हूँ। वो लिखती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, विश्वास करो संजय मेरा प्यार सच है, निश्चित का प्यार तो मात्र छल था, मात्र भ्रम था। यहाँ ये दूसरा जो भाग है वो समाप्त हो जाता है। फिर तीसरा भाग शुरू होता है कानपुर में कि उसको तैयारी करनी है कलकत्ता जाने की, क्योंकि कलकत्ता से उसका इंटरव्यू का कॉल लेटर आ चुका। तो वो लिख रही है कि परसों मुझे कलकत्ता जाना है, लेकिन मुझे कलकत्ता जाने से सच में बहुत डर लग रहा है और मुझे नहीं मालूम कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसा होता। तो इसे इंटरव्यू का भी डर काफ़ी सता रहा है। तो इसलिए वो बार बार उसका मन कर रहा है कि काश कि संजय भी मेरे साथ चलता, उसको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती तो वो भी मेरे साथ चलता, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती, संजय से उनको आत्मविश्वास और आत्मबल मिल जाता। लेकिन संजय उसके साथ नहीं जा पाता है और वो बार बार कल्पना करती है कि जैसे मुझे कलकत्ता में नौकरी मिल गई है और संजय भी कलकत्ता में अपना ट्रांसफ़र करवा के आ गया है और वो एक बड़ा सुखपूर्वक और अच्छा जीवन जी रही है, ऐसी वो कल्पना करने लगती है, ऐसी जो कल्पना उसको बहुत मादक और अच्छी लगती है। उसके बाद चौथा भाग शुरू होता है जो कलकत्ता का है। मतलब अब जो दीपा है वो कलकत्ता पहुंच गई है और कलकत्ता जाकर जो हावड़ा का रेलवे जो प्लेटफॉर्म है, स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर वो उतरती है।
जब वो उतरती है तो उतरते समय उसके मन में बड़ी आशंका है, क्योंकि वो इतने बड़े शहर में उसके पहले कभी आई नहीं है, और उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पे लाखों की संख्या में मतलब असंख्य नर नारियां चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इरा है जिसको लेने आने वाली थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वो चारों तरफ देखती है लेकिन कहीं तो नहीं दिखाई देती। वो अपना सूटकेस वगैरह लेके नीचे उतर आती है और फिर थोड़ी सी देर में चौंक जाती है कि उसकी सहेली पीछे से आके उसका हाथ पकड़ लेती है और वो पसीने में तरबतर होती है। पसीने से अपना मुंह पोंछती हुई कहती है, तुझे नहीं देखकर मैं तो बहुत ही घबरा गई थी, क्योंकि इतना बड़ा शहर में तो पहली बार ही देख रही हूँ और मुझे लगा था मैं तेरे घर कैसे पहुँचूंगी। कोई बात नहीं, वो दोनों जने आके टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी में आकर और फिर वो इरा के घर की तरफ चल देते हैं। और जो हावड़ा ब्रिज है उसकी तारीफ करती हुई इरा जाती है, उसकी बताती है हावड़ा ब्रिज की क्या खासियत है, और वो बहुत विस्मय के साथ हावड़ा ब्रिज को और जो हुगली नदी बह रही है नीचे उस हुगली नदी को के विस्तार को देखती हुई चली जाती है। और उसने इतना बड़ा शहर पहले कभी देखा नहीं है। तो मनु भंडारी ने अपने उस परिवेश का वर्णन भी किया है कि उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है, क्योंकि भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से विचित्र सी विराटता का आभास होता है, और इन सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ ये कलकत्ता, सच मैंने इतने बड़े शहर पहले कभी नहीं देखे। कहते खैर हम पूरी भीड़ को पार करके और फिर हम अपने घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचते के रास्ते में ही मतलब इरा उससे काफ़ी अपनी बातें पूछती है कि इंटरव्यू में कौन कौन होगा क्या होगा। तो जो इरा है वो भी उसका मजाक उड़ाती है, क्यों डर रही है भाई, तू तो एक स्वतंत्र विचारों वाली पढ़ी लिखी महिला है, इंटरव्यू से तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों आपस में बातचीत कर रही है। जो इरा है वो भी राजकुशी पूछ रही है उससे दीपा से, और यहीं पर हमको ये जिक्र मालूम पड़ता है कि दीपा के भैया भाभी भी हैं, लेकिन उससे उनका कोई ऐसा खास संबंध नहीं है। कभी कभार कोई पत्राचार हो जाता है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। वो इरा के घर पहुंचती है और इरा का घर छोटा है मगर बहुत सुंदर से सजा हुआ है। और वहाँ जाकर उसको ये मालूम पड़ता है दीपा को कि इरा के जो हस्बैंड है वो भी बाहर गए हुए हैं। तो उनको लगता है कि एक बार तो सोचती शायद सहारा मिलता, फिर दूसरी बार सोचती कि चलो वो अब नहीं है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही थी। कहानी में एक बड़ा मोड़ जब आता है जब शाम के समय इरा दीपा को कॉफ़ी हाउस लेके जाती है, और जब वो कॉफ़ी हाउस में जाती है तो अचानक उसे वहाँ पर निशित दिखाई दे जाता है। यद्यपि दीपा शक पकाकर नजर घुमाना चाहती है, लेकिन निशित उसकी मेज पर आ ही पहुँचता है और मजबूरी में उसको नमस्ते भी करनी पड़ती है और इरा से उसका परिचय भी कराना पड़ता है। और निशित उससे पूछता है कब आई, वो बता देती है आज सवेरे ही आई है, लेकिन विशेष बातचीत नहीं होती है। और दीपा को बहुत जल्दी है कि वो घर पहुँचे, तो वो कॉफ़ी हाउस से बाहर निकल पड़ते हैं। तो निशित भी उनके साथ साथ आ जाता है और इरा से दोस्ती सी कर लेता है, इरा से काफ़ी बातचीत कर लेता है और इरा से पता ले लेता है और दूसरे दिन मिलने का वायदा करके निकल लेता है। जब वो तो निकल जाता है उसके बाद दीपा के मन में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं। वो कह रही है निशित यूँ मेरे को मतलब यूँ मिला है तो सारा अतीत जो पटना में जो उसने समय बिताया था उनके साथ, वो सारा अतीत उसके सामने खुलकर आ जाता है। पर उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि निशित कितना पतला हो गया है, और जैसे उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि निशित पतला हो गया है, अचानक उसके मन में एक भावना आता है कि कहीं उसको ये दुख तो नहीं हो रहा कि वो मेरे से दूर हो गया है। और ये वाली भावना वो उसको कहीं ना कहीं अंदर एक तृप्ति और एक आनंद सी देती है कि वो मेरे कारण दुख पा रहा है। एकाएक फिर से दीपा का मन कटु हो जाता है और वो जो निशित के करे हुए जो अतीत है उस पर बहुत ज़्यादा विरक्त हो जाती है और उसके वो याद करने लगती है। कहती कि मैंने उसको पहचाना ही क्यों, मेरे को तो पहचानने से मना कर देना चाहिए था, मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए थी, साफ कह देना चाहिए था कि मैं तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। और तो कहती है कि देखो कल आएगा तो मैं साफ साफ कह दूँगी और संजय के बारे में बता दूँगी इसको कि मैं संजय से बहुत प्रेम करती हूँ, उससे शादी करने वाली हूँ, मैं पिछला सारा भूल चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई भी संबंध नहीं रखना, मुझे तुझसे तुम कोई भी मेरी उम्मीद मत रखना। और फिर वो संजय को याद करने लगती है कि अब संजय मेरे साथ आ जाता तो कितना अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से वो रात हो जाती है। अब दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन कलकत्ता की ही घटना है। तो इराकी और उसकी दीपा की आपस में बात हो रही है कि भाई आजकल नौकरी पाना इतना आसान चीज़ नहीं है, 150-200 200 की नौकरी के लिए भी मंत्रियों के फ़ोन आने लगते हैं और ये नौकरी तो 300 की नौकरी है, तो इस नौकरी को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि निशित ने दीपा के इंटरव्यू के लिए छुट्टी ले ली है और मतलब
ऑफिस से छुट्टी ले ली और वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कि दिलचस्पी ले रहा है कि किसी तरीके से दीपक को ये नौकरी मिल जाए। वो सोचती है कि कल जब आएगा मैं बहुत रुखाई दिखाऊंगी और स्पष्ट कर दूंगी कि वो मेरे करीब आने की कोशिश ना करे। दीपा जाने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है, अपने बाल काटते करते अपने बालों को फेंकने के लिए जिस तरीके से खिड़की के पास जाती है तो खिड़की के नीचे से निशित घूमता हुआ दिखाई देता है। मतलब निशित को आना था 9 बजे, लेकिन वो 9:15 बजे देख रही है कि निशित नीचे घूम रहा है। और यहाँ दीपा के मन में फिर एक नया विचार आता है और एकदम वो संजय से उसकी तुलना कर लेती है कि ये तो संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं आता, और निशित देखो समय से पहले आ गया। मतलब 9 बजे आना था उसको, लेकिन पहले आ गया। और जब निशित 9 बजे जो नियत समय है तब उस समय घर आता है तो वो कहती है कि मैं उसके साथ कोई भी कटुता या रुखाई का व्यवहार नहीं कर पाती। और जब मैंने उसको कलकत्ता आने का अपना पूरा मकसद बताया तो उसने वहीं बैठे बैठे, क्योंकि उसकी बहुत जानकारी है, तो उसने वहीं बैठे बैठे सारे अफसरों से सबसे बातचीत करके और लगभग उसके इंटरव्यू में नौकरी प्राप्त करने की जो चांसेस थे वो लगभग पूरे कर दिए। अब वो कहते हैं कि अब उसने साफ कहा है, यही थोड़ा सा दीपा के मन में परिवर्तन निशित के प्रति आने लगता है। वो कहते हैं विचित्र, मतलब मेरी स्थिति बड़ी विचित्र थी, उसके अपना तो भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी और उसको नकार भी नहीं पा रही थी। सारा दिन उसके साथ घूमती रही, इधर उधर की बातें होती रही, लेकिन मैं उसको ये नहीं बता पाई कि संजय मेरी जिंदगी में आ गया और मैं उससे शादी करने वाली हूँ, ये मैंने उसको नहीं बताया। वो कहते कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी था कि अभी मैं ये वाली बात ना बताऊँ, क्योंकि ये मेरे काम में दिलचस्पी ले रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो इस बात को लेकर वो मेरे काम में मतलब बहुत प्रैक्टिकल है यहाँ पर दीपक, वो बताना भी नहीं चाह रही, क्योंकि निश्चित इस समय उसकी नौकरी में बड़ी हेल्प कर रहा है, तो उसे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये सुनकर और निश्चित थोड़ा सा उसकी दिलचस्पी कम हो जाए। तो इस तरीके से बात करते करते और फिर वो चले जाते हैं। और हाँ, फिर वो तुलना करती है निशित की और संजय की आपस में कि मतलब जो निशित है वो बहुत ही मितभाषी है, कम बोलता है और अच्छा मैं चलता हूँ कह के वो चला जाता है। लेकिन वो देखती है कि जो उसको इस समय भी संजय की याद आ जाती है कि संजय इस समय होता तो वो किस तरीके से मेरे से विदा लेता। ठीक है, रात हो जाती है और दीपा सो जाती है, उसको पूरा कमरा सूना सूना दिखाई देता है क्योंकि संजय याद नहीं है और उसे संजय की याद आ रही है। 3 दिन हो गए लेकिन संजय से उसकी कोई बात भी नहीं हो पाई और उसको संजय की बहुत याद आ रही है। अब बात करते हैं हम इस कहानी के छठे भाग की, जो भी कलकत्ता में लिखा गया है। सुबह उसका दीपा का इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू बहुत नर्वस थी, लेकिन उसका चुना जाना लगभग तय हो गया था, क्योंकि निशित की काफ़ी जानकारी थी और निशित ने काफ़ी भाग दौड़ करके लोगों के बहुत एहसान लेकर और उसके लिए ये पद पक्का कर दिया था। दीपा सोचती भी है कि ये शायद मेरे में इसलिए मेरी इतनी हेल्प इसलिए कर रहा है कि शायद ये अपने किए भी थोड़ा पछतावा है और इसलिए वो थोड़ा सा मतलब अब वो जो उसने गलत व्यवहार मेरे साथ किया था उसका प्रतिकार वो करना चाह रहा है। अब ऐसा होता है कि चूंकि चुना जाना तय हो गया है तो जो निशित है वो उसके सामने प्रस्ताव रखता है कि आज तो वैसे इस खुशी में पार्टी होनी चाहिए, तो पार्टी हो जाए। तो बात तय होती है कि भाई पार्टी होगी, तीनों जनों का जाना तय हो जाता है, इरा और दीपा और निशित। लेकिन इरा कुछ बहाना करके मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तो निशित और जो दीपा है वो दोनों पार्टी में जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे खास बात यह है कि जब दीपा तैयार होकर नीचे आती है और जब दीपा तैयार हो रही है उस समय भी आप देखिए दीपा ने खासकर नीले रंग की साड़ी पहनी, क्योंकि निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। यहाँ देखिए आप मन स्थिति बता रहे हैं कि थोड़े थोड़े जो दीपा है उसका मन किस तरीके से निशित पर आ रहा है, किस तरीके से वो निशित को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही वो नीला रंग की साड़ी पहनकर आ रही है तो सीढ़ियों पे से जब उतर रही है तो निशित ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और दीपा कहती है कि उस समय मेरा चेहरा तमतमा गया था, कनपटियाँ में बिल्कुल लाल हो गई थी, मैं सचमुच इस वाक़े के लिए तैयार नहीं थी और सदा चुप रहने वाला निशित इस तरीके से बोला। तो अंदर ही अंदर तो दीपा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुरंत उसको वो यहाँ फिर वो संजय से उसकी निशित की तुलना कर लेती है और वो कहती है कि निशित जिस तरीके से मेरी तारीफ कर रहा है मेरे सौंदर्य की, तो संजय ने कभी भी नहीं की। मैं संजय के मुँह से अपनी तारीफ सुनने के लिए तरस गई हूँ, कितनी बार मैं उसके साथ घूमने गई हूँ, कितनी साथ मैं उसके साथ सजी हूँ, संवरी हूँ, लेकिन किसी भी बार उसने मेरे कपड़े पर, मेरी सुंदरता पर कभी भी कोई एक शब्द भी अपने मुँह से नहीं निकाला। और यहीं पर वो फिर सोचने लग जाती है कि क्या निशित को ये बात कहने का अधिकार था, लेकिन फिर भी दीपा ने उसका कोई बुरा नहीं माना। दोनों टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में बैठ के और
इसका ही करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वो दोनों पहुँच जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो टैक्सी में हवा के झोंके आ रहे होते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा भाव ये बताया है कि किस तरीके से दीपा के मन में निशित के प्रति कुछ कुछ कोमल भावनाएं उमड़ रही हैं, और वही कोमल भावनाएं वो चाहे निशित के मन में है या नहीं है, लेकिन निशित के व्यवहार में भी वो उस चीज़ को महसूस कर रही है। मतलब वो ये चाहती है कि जो मतलब मेरा जो मतलब मैं जो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत निशित का कोई स्पर्श मिल जाए, मुझे लगता है कि मेरा रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है और वो उसके स्पर्श से बहुत ही पुलकित हो रहा है, और ये सोचकर उसके मन में काफ़ी मतलब थोड़ा सा आनंद और थोड़ी जीत का सा एहसास होता है कि शायद निशित मुझसे दोबारा से प्रेम करने लगा है। और वो चाहकर भी संजय की बात उसको नहीं बता पाती है, जबकि वो चाह रही है कि मैं निशित से बार बार वो सोचती है कि मैं बता दूंगी, लेकिन वो नहीं बता पा रही, क्योंकि उसके मन में वो पुरानी जो यादें हैं वो यादें फिर तैयार हो गई हैं। और वो खुद कह रही है कि मुझे लगता है कि जिस द्रुत गति से टैक्सी चल रही थी, उसी द्रुत गति से जो मेरा मन है मैं भी बही जा रही थी, कुछ अनुचित और अवांछित दिशाओं की ओर ही बही जा रही थी। ठीक है, वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वहां जाके जो निशित है वो बिल्कुल, यद्यपि वो पार्टी देनी चाहिए थी दीपा को, लेकिन सारा होस्ट का काम कर रहा है, निश्चित कर रहा है, वही ऑर्डर दे रहा है, वही बिल का पेमेंट कर रहा है। और जब बिल का पेमेंट हो रहा है तो उस समय दीपा के मन में एक छोटी सी भावना आती है कि कहीं पैसे के देने के चक्कर में मेरा इससे थोड़ा सा स्पर्श हो जाए। और वो दोनों रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे हैं और कहीं दीपा के मन में ये वाली बात आ रही है कि निश्चित शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त में की तुम तैसी। तो चूंकि दीपा के मन में ये भाव आ रहे हैं तो उसको लग रहा है कि शायद निशित भी मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। पर वो कह रही है कि 3 दिन हो गए, निशित ने मुझसे अभी तक कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए नहीं कहा होगा कि नौकरी के काम में बिजी थे, अब शायद वो आज कुछ मुझसे कहेगा। लेकिन निशित कुछ बोलता नहीं है। तो फिर कहती कोई बात नहीं, मैं भी क्यों बोलूँ, उसने संबंध तोड़ा था, वही मतलब शुरुआत करेगा। लेकिन ये कैसी व्यवस्था है और मेरा कैसा मुंह है कि मैं मुंह भी नहीं खोल पाती हूँ। और एक मुझे लगता है कि जैसे कि निशित ने कुछ कहा और वो बोल भी पड़ती है, आपने कुछ कहा, लेकिन निशित कहते नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वो किसी सी जाती है। खैर कोई बात नहीं। बार बार दीपा यही सोच रही है कि शायद वो बार बार मुझसे माफ़ी मांगेगा, कहेगा दीपा तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसे अपनी सारी वो जो संजय के साथ जो उन्होंने अपना पटना में जो समय बिताया था वो सारा समय याद आता है। वो अपनी डायरी में लिखती है कि मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याएं और चांदनी रातों में चित्र उभार आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। एक विचित्र सी, एक स्वप्निल सी दुनिया में मैं कुछ बोलना चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के एक क्षण अनकहे ही रहने दो दीप। ये बात कभी निशित दीपा को कहा करता था। वो कहते आज भी हम दोनों इसी तरीके से मौन हैं। जब उसे पटना में बिताई हुई वो सुहानी समय याद आते हैं तो वो सोचती है कि शायद क्या आज भी हम दोनों भी जो शांत बैठे हैं, हम दोनों के बीच में आज भी कोई वही आत्मीयता से भरे हुए मौन क्षण है। तो कहते मैं चीख कर मना करना चाहती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं चीख नहीं पाती। मैं चुपचाप केवल कॉफ़ी ही पीती रहती हूँ। कॉफ़ी ख़त्म होती है और बिल देता है, जो बिल का पेमेंट करता है निशित। और उस समय उसके मन में एक अजीब सी एक भावना पनप रही है कि शायद बिल मैं दूँ और छीने झपटी में थोड़ा सा मेरा हाथ उससे स्पर्श हो जाए और मतलब मेरे मन के तारों में झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता है। मैं चुप रहती हूँ और मेरा जो मन का जो प्रचंड तूफान है और उस पर थोड़ा सा उसको निर्विकार भाव से समेटती हुई मैं टैक्सी में आकर बैठ जाती हूँ और मैं संजय का ध्यान करके ही सोना चाहती हूँ। लेकिन संजय की आकृति की जगह बार बार अब निशित आकर बैठ जाता है। मतलब अब वो उसकी स्मृति में संजय नहीं, संजय की जगह बार बार कौन आ रहा है, निशित आ रहा है। और वो लिख रही है कि मैं बार बार अपनी ऐसी मजबूरी पे खींच जाती हूँ कि कितना अच्छा मौका था, मुझे कह देना चाहिए था निशित से कि मैं तो संजय से प्यार करती हूँ और मैं संजय से शादी करूँगी, लेकिन मैं क्यों नहीं कह पा रही हूँ। नहीं कह पाती है। शाम को फिर निशित आता है और निशित उससे अब की बार लेक पे ले जाता है। लेक पे जाकर वो के किनारे जाके हरी घास पे बैठ जाते हैं और लेक में छोटी छोटी नदियों की जो पानी है उसकी लहर उठ रही है और वो कहता है दीपा की ओर देख के कि अब तो तुम यहाँ आ जाओगी। दीपा कहती है हाँ, नौकरी के बाद तुम्हारा क्या इरादा है। तो वो उसकी इस उत्सुकता को उसका आनंद ले रही है और
पर वो उसके मुंह से निकल रहा है कुछ नहीं, जबकि उसको यहाँ बता देना चाहिए था कि वो संजय से शादी करके और यहाँ पे संजय के साथ रहेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कह पाती है। जो निशित है वो कहता है तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत ही खुश हूँ। और उसकी ये बात सुनकर दीपा की जो सांस है वो जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द कोई नहीं आते। निशित आगे कुछ भी नहीं कहता है और दीपा बड़ी कातर और बड़ी करुण और यातना भरी दृष्टि से निशित की तरफ देखती रहती है कि शायद निशित अब कहेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सदा तुम्हें अपने पास ही रखना चाहूँगा और अब मैं कभी आगे कोई भूल नहीं करूँगा और मैं भी बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और बार बार उसका मन अकला रहा है कि निशित कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए छटपटा रहा हूँ और फिर मैं भी कह दूँगी कि शायद मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सचमुच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं भी इस तरीके से कह दूँगी। लेकिन निशित कुछ भी नहीं कहता। ये सारे जो क्षण होते हैं वो अनकहे ही रह जाते हैं और इसी तरीके से रात बीत जाती है। मतलब जो दीपा है वो उसके मन ने स्वीकार कर लिया है कि वो निश्चित को बहुत प्यार कर रही है और संजय उसकी तस्वीर से अब थोड़ा सा दूर चला गया है। दूसरे दिन दीपा को कानपुर आना है और जब कानपुर आना है तो उसको छोड़ने के लिए स्टेशन पर इरा का आना बनता है, लेकिन उसके जो निशित है उसके ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन फिर भी वो कहता है शायद मैं बहुत बिजी हूँ नहीं आ पाऊँगा। लेकिन वो जानती है कि जब मैं विदा हो रही होंगी तो वो ज़रूर आएगा निशित। और यही होता है कि जो निशित होता है 10 मिनट रह जाते हैं गाड़ी चलने में और तब बहुत ही शीघ्रता से निशित वहाँ रेलवे स्टेशन पर आता है और रेलवे स्टेशन पर जब आता है और अंदर से जो दीपा है वो निशित का बहुत इंतजार कर रही है और जैसे ही वो देखती है उसकी जो बेचैन आंखें हैं वो भीड़ में निशित को ढूंढ रही हैं और जैसे ही वो निशित को देखती है तो वो व्यग्रता से उसके पास दौड़कर आती है और कहती है आप क्यों आए। लेकिन अंदर ही अंदर उसको उसका आना बहुत अच्छा लगता है। निशित वहाँ आता है और वो दीपा के जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है उसको अच्छी तरह से देख लेता है, बिस्तर सब सही है, मतलब जो औपचारिकता होती है वो सारी औपचारिकता वो निभाता रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर दीपा को बड़ी खींच हो रही है कि वो ये क्यों नहीं कह पा रहा है कि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि दीपा बार बार चाहती है कि जो निशित है वो उसके सामने अपना प्रेम प्रदर्शित करे, पर वो नहीं कर पा रहा है। ट्रेन चलने वाली होती है और वो देख रही है तो बहुत कम समय रह गया है, शायद अब निशित मुझसे कुछ कहेगा, लेकिन निशित कुछ भी नहीं कह पाता। जब थोड़ा सा ही समय रह जाता है 2-3 मिनट रह जाते हैं तो निशित कहता है अब तुम ऊपर चढ़ जाओ, गाड़ी चलने वाली है और जब तुम पहुंच जाओ तो खबर दे देना। लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कह पाती, बस उसके मन में ये रहता है कि मैं ये कह दूं। ऐसा है कि वो निशित की तरफ ही देखती रहती है और उसको लगता है मैं ये कह दूं कि भाई तुम ही चढ़ा दो मुझे ट्रेन में, लेकिन वो कह नहीं पाती है, कुछ बोलती भी नहीं है। सीटी बज जाती है, हरी झंडी दिखा दी जाती है और ट्रेन चलने लग जाती है। वो कहती है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं चिल्ला पड़ूं और मैं कहूं कि निशित मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। और एक्चुअली क्या था कि जब वो दीपा ट्रेन में चढ़ रही होती तो उसी समय इन दोनों जो उसका हाथ होता है वो दीपा के हाथ पे पड़ जाता है और वो थोड़ा सा मतलब उस ट्रेन के चलने में थोड़ा हाथ दब जाता है और यही उसको एक बहुत बड़ा संकेत सा महसूस होता है दीपा को कि निशित उनको बहुत प्यार कर रहा है। मतलब निशित शब्दों में नहीं कह पा रहा है, लेकिन निशित उससे बहुत प्यार करता है और वो बार बार अपने मन ही मन में कह रही है कि निशित मैं सब समझ गई हूँ, जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए हो तुम्हारे क्षणिक स्पर्श ने मुझे कह दिया है। विश्वास करो यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी हूँ, एकमात्र तुम्हारी हूँ, पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही हाथ को जरा सा दबा कर छोड़ देता है, मेरी छल छलाई आंखें मूंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, अब ये लाइन दे देखिए आप, यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। उसे लगता है कि निशित के साथ जो मेरा प्यार है वही सच है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटा हुआ देखती हूँ, सारी आकृतियां धुंधली सी पड़ जाती हैं। और जब ट्रेन चल देती है तो दीपा को ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रेन ना होकर कोई दैत्य है जो मुझे अपनों से बहुत दूर ले जा रही है, क्योंकि निशित से दूर जा रही है ना, तो उसे लग रहा है अपने से बहुत दूर ले जा रही है। वो बोझिल मन से बिस्तर पे लेट जाती है ट्रेन में और मन ही मन कहती है कि मैं संजय से कह दूंगी कि संजय इस संबंध को अब टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, जिस संबंध को निशित के साथ का जो संबंध था, लेकिन मुझे अब मालूम पड़ा कि मैं तो निशित को अतल गहराइयों से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और मैं तुमको ईर्ष्यालु समझती थी, तुम कभी कभी निशित को लेकर शंकालु हो जाती थी, लेकिन वास्तव में सही बात है, मेरे मन में अभी भी निशित के प्रति बहुत ही प्रेम है और तुम जीते मैं हारी। ये कह के मैं
संजय को कह दूंगी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें भ्रम में भी नहीं रखना चाहती, मैं तुम्हें कोई धोखा भी नहीं देना चाहती, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं तो निश्चित से ही बहुत प्यार करती हूँ। और मैं संजय को ये समझा दूंगी कि संजय, तुम्हारे और मेरे प्यार में वो कभी आत्मीयता रही नहीं जो निश्चित के साथ मेरी आत्मीयता थी। निश्चित के साथ तो अनकही क्षणों में भी हम लोग एक दूसरे की दुनिया को, अपनी दुनिया को भूल जाया करते थे, पर अपने बीच में कभी भी इस तरीके की भावुकता नहीं रही। तो मैं तो यही मानती हूँ कि वही जो मेरा पहला प्यार था वही सच था। और ये कहकर मैं संजय से माफ़ी मांग लूँगी और मैं निश्चित की ही होकर रहूँगी। इस तरीके से उसके मन में विचार आते रहते हैं और फिर वो कानपुर आ चुकी होती है। कानपुर जब वो आती है तो जैसे वो घर में दाखिल होती है तो उसको संजय का दिया हुआ एक छोटा सा पत्र मिलता है, जिसमें वो लिख देता है कि मैं कलकत्ता से दूर कटक जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद आऊँगा। और दीपा को ये देखकर बड़ी तसल्ली होती है। कहाँ तो वो संजय से इतना प्यार करती थी कि इतनी व्यग्रता थी उसको संजय से मिलने की, कहाँ उसको थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो 4-5 दिन मिल गए, मैं अपने आप को तैयार कर लूँगी कि मैं संजय से किस तरीके से निश्चित की बात कहूँगी और किस तरीके से संजय से मैं थोड़ा सा अलग हो जाऊंगी। और नहा धो के फिर वो फटाफट निश्चित को पत्र लिखने के लिए बैठ जाती है और निश्चित को पत्र लिखकर वो कहते हैं कि मतलब बहुत ही मादकता के साथ और बहुत ही खुशी खुशी वो पत्र लिख के और लिफाफे को बंद करके और वो स्वयं पोस्ट करती है। रात में सोती है तो अनायास ही उसका ध्यान उस फूलदान की तरफ चला जाता है जिस पर कि संजय रोज रोज रजनीगंधा के फूल लगा दिया करता था, लेकिन आज वो फूलदान की तरफ से नज़र फेर के और करवट बदल के सो जाती है। अब यह है कि वो देख रही है कि मैंने निश्चित को पत्र लिखा है लेकिन निश्चित का कोई भी पत्र नहीं आया है। 4 दिन हो गए, वो रोज़ इंतजार करती है कि शायद पत्र आएगा, लेकिन पत्र नहीं आता है। वो बालकनी में खड़ी होकर, उसी जगह बालकनी में खड़ी होकर वो पत्र का इंतजार करती है जहाँ पर वो रोज़ कभी संजय का इंतजार किया करती थी, लेकिन पत्र नहीं आता। निरुद्देश्य वो कमरों में घूमती रहती है और इंतजार करती रहती है, लेकिन एक से इरा का टेलीग्राम मिलता है कि तुम्हारी नियुक्ति हो गई है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये टेलीग्राम, ये सूचना पाकर भी दीपा बहुत खुश नहीं हो पाती, क्योंकि उसको लगता है कि ये सूचना तो निशित को देनी चाहिए थी। जब वो निशित का कोई जवाब नहीं आ रहा है तो उसको लगता है कि शायद कहीं ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं है कि निशित मुझे प्रेम करता है। लेकिन फिर वो अपने मन को विश्वास दिलाती है कि नहीं नहीं, निशित मुझे बहुत प्रेम करता है। उसका जो पुलक भरा स्पर्श था, उसकी जो कल्पना, मतलब जो लेक के पास हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्रेम करता है। इतनी देर में ही उसके कमरे में जो घड़ी टंग रही होती है उसका घंटा बजता है, तो वो चारों तरफ उसकी निगाह जाती है तो उसके कमरे में जितनी भी वस्तुएं हैं चारों तरफ की, चाहे वो बुक रैक हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो फूलदान हो, वो सब के सब संजय की लाई हुई हैं। तो एक बार उसको संजय की स्मृति आ जाती है, लेकिन वो सारी स्मृतियों को झटक कर और निश्चित के बारे में ही सोचने लगती है। उसका मन एकदम शून्यपन से भर जाता है और वो कल्पना करती है कि शायद निश्चित मुझे पत्र लिख रहा है और वो मुझे पत्र लिखेगा। लेकिन हाँ, वो बहुत मितभाषी है और वो लिखना भी चाहता होगा, लेकिन कोशिश भी कर रहा होगा लिखने की, पर वो नहीं लिख रहा होगा, उसका हाथ काँप रहा होगा। तो एक तरफ से घुटन सी होने लगती है और एकदम अपनी आंखें खोल देती है और चारों तरफ उसको संजय के द्वारा लाई हुई वस्तु देखने लगती है। मतलब दोबारा से उसको संजय की अस्तित्व, उसकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है। अब जो भाग शुरू होता है कहानी का 10वां भाग है, उसमें यह है कि निश्चित का पत्र आ गया है। उसने धड़कते दिल से निश्चित का पत्र खोला। उसने लिखा है कि प्रिय दीपा, तुम्हारी नियुक्ति का तार तुम्हें मिल गया होगा। कल मैंने ही राजीव को कहा था कि आप सूचना दे देना, तुम्हें हार्दिक बधाई, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। और बाद में एक शब्द लिखा हुआ है शेष फिर। तो यहाँ पर आकर वो अटक जाती है कि शेष फिर, मतलब उसको लगता है कि शायद इस पत्र में जो निश्चित है वो अपने प्रेम का इजहार कर देगा और अपनी माफ़ी मांग लेगा और मुझे स्वीकार कर लेगा, मैं भी उससे प्रेम कर रही हूँ, इस तरीके से हम दोनों फिर मिल जाएंगे। लेकिन वो यहाँ भी कुछ नहीं कहता। लेकिन जो एक शब्द है शेष फिर, ये शेष फिर उसके मन में एक उम्मीद जगा देता है कि शायद आगे कुछ होगा। लेकिन क्या है उसके पास लिखने के लिए? क्यों नहीं लिख दिया उसने? जो उसको बाद में लिखना है वो क्यों नहीं लिख दिया? वो पहले से लिख देता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इतने में ही उसको दरवाजे पे से एक आवाज़ सुनाई देती है, दीप। और जो दीपा होती है वो मुड़कर देखती है तो क्या देखती है कि रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए दरवाजे पे सजा के खड़ा हो गया। और जो दीपा है वो एकदम संज्ञा शून्य होकर उस संजय को देखती रहती है, उसको पहचानने की कोशिश करती है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन जो दीपा है वो चेतना शून्य सी हो जाती है और एकदम पागल सी होकर और वो एकदम संजय से लिपट जाती है। तो
एकदम चौंक पड़ता है, जो संजय होता है वो एकदम चौंक पड़ता है, क्या हो गया तुम, क्या पागल हो गई हो। उनको उसको ऐसा लगता है कि शायद इसका इंटरव्यू जो हुआ है वो सही नहीं हुआ और उसको नौकरी नहीं मिल पाई है, शायद ये इसलिए इतनी चिंतित हो रही है। तो वो पूछता भी है क्या हुआ, क्या नौकरी नहीं मिली, क्या बात है। पर उससे वो कहती है नहीं, मेरे से बोला नहीं जाता, मैं बोल भी नहीं पाती उस समय, बस मेरा जो बाहों का की जकड़ है, जो उसके चारों तरफ कश्ती चली जाती है। मतलब वो फिर से संजय को ही स्वीकार कर लेती है। रजनीगंधा की जो महक है वो धीरे धीरे उसके तन मन पर भी छा जाती है। और तभी वो कहते हैं कि संजय के अधरों का स्पर्श उसको महसूस होता है और उसे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य था, वह सब झूठ था, वो सब मिथ्या था, वो भ्रम था, और हम दोनों एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो जाते हैं।